हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आज हम कूलम्स लॉ के कुछ न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे और बिल्कुल तीन न्यूमेरिकल डिस्कस करूंगा। तीनों का पैटर्न एक जैसा ही है, बट उनमें कुछ वेरिएशंस हैं। उन वेरिएशंस को आपके सामने रखने के लिए मैं ये तीन न्यूमेरिकल आपके सामने लेके आ रहा हूँ। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट है हमारे सामने कि हमारे पास दो चार्जेस हैं, सिमिलर चार्जेस हैं, क्यू क्यू और क्यू, और ये दोनों एक स्ट्रिंग के साथ सस्पेंडेड हैं। इस तरह से स्ट्रिंग का लेंथ आपको गिवन है। लेट्स से कि लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज एल, और ये दोनों थीटा एंगल के से एक दूसरे से सिमेट्रिकली दूर दूर हैं। आप डायग्राम में देख सकते हैं, ये थीटा एंगल से ये दोनों इस तरह से सिमेट्रिकली एक दूसरे से दूर हैं। क्यों दूर हैं ये? क्योंकि ये दोनों चार्जेस हैं, सिमिलर चार्जेस होने के कारण ये दोनों चार्जेस एक दूसरे को रिपेल कर रहे होंगे विद सम एक्सटर्नल फोर्स। सो जो इन पे फोर्स एक्ट कर रही है दैट इज़ द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन बिटवीन दीज टू चार्जेस। सो लेट्स से जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन है वो एफ से मैं डिनोट कर देता हूँ। एक और फोर्स इनके ऊपर एक्ट कर रही है दैट इज़ द ग्रेविटेशनल फोर्स विच इज़ गिवन बाय एम जी। सिमिलरली यहाँ पर भी एक ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट कर रही एम जी। चलिए, इतनी बात क्लियर हो गई। अब क्या है कि हमें क्वेश्चन की सिचुएशन को समझते हुए आपसे कुछ बातें पूछी जाती हैं कि क्या आपको कैलकुलेट करना है ना। तो आपसे पूछा जा रहा है फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज ऑन ईच स्फीयर, कि ये इक्विलिब्रियम सिचुएशन में जब दो चार्जेस हैं तो चार्ज कितना होगा, है ना। ये इक्विलिब्रियम सिचुएशन है चार्जेस की। द चार्जेस आर इन इक्विलिब्रियम सिचुएशन, इक्विलिब्रियम सिचुएशन। ठीक, तो हमें Q का कैलकुलेशन करना है। देखिए Q का कैलकुलेशन कैसे कर सकते हैं। हमें बड़े प्यार से पता होना चाहिए कि अगर L लेंथ है इस थ्रेड की तो थीटा के साथ, और ये जो साइड होगा इसको लिखा जाएगा L साइन थीटा, और ये हो जाएगा L कॉस ऑफ थीटा। सिमिलरली ये वाली साइड भी कितनी हो जाएगी? L साइन ऑफ थीटा। सो द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू चार्जेस इज 2L साइन ऑफ थीटा, राइट। ये हमारे पास ये डिस्टेंस हो जाएगा दोनों चार्जेस के बीच का, विच कैन बी रिटन एज 2L साइन ऑफ थीटा। चलिए, इतनी बात तो क्लियर होगी हमें। अब दोनों के बीच फोर्स ऑफ रिपल्शन एक्ट कर रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन एक्ट कर रहा है। बट अगर मैं चार्ज ए को देखता हूँ तो इस पे इक्विलिब्रियम की सिचुएशंस बिठाता हूँ तो मैं देखूँगा कि स्ट्रिंग में जो टेंशन है इसको रिजॉल्व किया जा सकता है ना। इस टेंशन का एक वेक्टर अपवर्ड डायरेक्शन में हो सकता है थीटा के साथ, जिसको हम लिख सकते हैं टेंशन कॉस ऑफ थीटा, और अनदर वेक्टर जो वो ऐसा लिखा जाता है टेंशन साइन ऑफ थीटा। सो इस चार्ज के ऊपर, ए चार्ज के ऊपर हमारे पास चार फोर्सेस एक्ट कर रही हैं। अपवर्ड डायरेक्शन में है टी कॉस थीटा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में है एम जी, राइट साइड पे है टी साइन थीटा, और लेफ्ट साइड पे है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन। अपवर्ड फोर्स डाउनवर्ड फोर्स को बैलेंस करेगी, राइट साइड वाली फोर्स जो है वो लेफ्ट साइड वाली फोर्स को बैलेंस करेगी, तभी तो ये इस पे नेट फोर्स जीरो होगी और हम कह सकते हैं कि ये चार्ज इक्विलिब्रियम सिचुएशन पे होगा। चलिए इक्वेशन लिखते हैं। सो जब हम इक्वेशन लिखेंगे तो क्या लिखा जाएगा? हम इसको लिख सकते हैं टी साइन ऑफ थीटा, ये जो फोर्स है ये एफ के इक्वल होनी चाहिए, और टी कॉस ऑफ थीटा फोर्स किसके इक्वल होनी चाहिए? एम जी के इक्वल होनी चाहिए। क्लियर होगी इतनी बात। चलिए, अब अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस को नंबरिंग करने के बाद डिवाइड करता हूँ तो मेरे पास आ जाएगा टी साइन ऑफ थीटा डिवाइडेड बाय टी कॉस ऑफ थीटा विच इज़ इक्वल्स टू एफ अपॉन एम जी। टी से टी टर्म कैंसिल हो जाएगा, है ना। तो मेरे पास आ गया टेन ऑफ थीटा इक्वल्स टू एफ अपॉन एम जी। अब एफ का वैल्यू मुझे कैलकुलेट करना होगा। एफ कितना हो सकता है? वेयर एफ कैन बी रिटन एज के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस विच इज इक्वल्स टू 2L साइन ऑफ थीटा स्क्वायर, ऐसे लिखा जा सकता है। चलिए, एफ का अगर मैं कैलकुलेशन पुट करता हूँ यहाँ से तो ये हो जाएगा के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2L साइन ऑफ थीटा का होल स्क्वायर, राइट। सो हमारे पास आ जाएगा 2L साइन ऑफ थीटा होल स्क्वायर टेन थीटा डिवाइडेड बाय के रूट इक्वल्स टू क्यू। सो दिस इज़ द चार्ज ऑफ, सो ये जो इस सिस्टम में जो चार्जेस थे हमारे पास ए और बी, जो चार्जेस थे उनमें क्यू का जो कैलकुलेशन मुझे करना था
है ना, वो ये है आपके सामने। सो दिस इज़ द रिक्वायर्ड रिजल्ट, हमें क्यू का कैलकुलेशन करना था। सो दिस इज़ द रिजल्ट ऑफ दिस प्रॉब्लम। अब देखो जो सेकंड एग्जांपल है, सेम सिचुएशन है, सेम पैटर्न है, थीटा वेरी नहीं होता, थीटा सेम रहता है। कहता है सेम प्रॉब्लम को, अभी ये एयर में थी या वैक्यूम में थी, तो सेम सिचुएशन को अगर हम किसी लिक्विड में लेके चले जाते हैं ना, इस सिस्टम को अगर मैं लिक्विड में इमर्ज कर देता हूँ, उस लिक्विड की डेंसिटी आपको दे दी जाएगी, ठीक है। तो फिर क्या सिचुएशंस होंगी, फिर आपसे पूछ लिया जाता है कि बताओ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होगा सिचुएशन का। तो चलो मैं फिर से आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ इसके रिकॉर्डिंग। तो मेरे पास जो एग्ज़ाम्पल नंबर सेकंड अब आया वो क्या है, एग्ज़ाम्पल सेकंड। अब एग्ज़ाम्पल सेकंड जो है, अगेन सिचुएशन तो वैसा ही है ना, कि सिस्टम सेम है हमारे पास ना, इस तरह से सेम सिस्टम है। लेकिन हुआ क्या है सेम सिस्टम के बावजूद भी, कि ये सिस्टम जो था इसको किसी लिक्विड में रख दिया गया है ना। मान लो कि इसको किसी लिक्विड में इमर्ज कर दिया गया, इस तरह से ये लिक्विड में रखा हुआ है। तो आप सबको पता है जब कोई भी चीज़ लिक्विड में रखी जाती है तो उसके ऊपर बायन्स फोर्स एक्ट करती है अपवर्ड डायरेक्शन में, है ना, बायन्ड फोर्स एक्ट करती है। तो उस बायन्ड फोर्स के कारण क्या होगा कि थोड़ी सी पहले जो हमने एग्जाम्पल फर्स्ट सॉल्व किया था उससे थोड़ी सी चेंजेस आ जाएंगी। ये ग्रीन कलर में मैंने लिक्विड ड्रॉ किया है और लिक्विड का जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है उसको मैं के लिख रहा हूँ, ठीक। अब फिर से ऐसा कि मैंने कहा कि थीटा सेम रहेंगे जैसे फर्स्ट एग्जांपल में थे, अगेन इस पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस लगेंगे इस डायरेक्शन में। ये लेंथ L था, है ना, तो ये दोनों चार्जेस के बीच का लेंथ कितना हो जाएगा, 2L साइन ऑफ थीटा। ये तो हमें क्लियर हो गया कि इतना हो जाएगा ना। ग्रेविटेशनल फोर्स mg डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेंगे। लेकिन इस बारी जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन होगा वो पहले वाला नहीं होगा, क्योंकि अब ये मीडियम में आ गए चार्जेस, तो मीडियम में आने के कारण अब वैक्यूम वाला फोर्स नहीं लगेगा, फोर्स थोड़ा सा कम लगेगा, है ना। सो कितना फोर्स लगेगा अब, है ना, ये वो कितना होगा जो वैक्यूम में फोर्स था डिवाइडेड बाय डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, इतना फोर्स लगेगा। और हमारा क्वेश्चन क्या है, हमारा क्वेश्चन है कि हमें के का कैलकुलेशन करना है। तो के कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा के ऐसे। इसका मतलब ये होगा कि हमें f और f डैश का कैलकुलेशन करना होगा। अब f का कैलकुलेशन तो मैं यहाँ कर चुका हूँ। अगर आप यहाँ आराम से देखते हैं तो f मेरे पास कितना आ जाता है, यहाँ से इस इक्वेशन से आप देख सकते हैं कि f का कैलकुलेशन मेरे पास आ जाता है f इज इक्वल टू mg tan थीटा। और mg क्या था, वेट था, है ना, mg क्या था, वेट था। अब सिमिलरली मैं इक्वेशन फर्स्ट से ही यूज़ कर सकता हूँ कि f की कैलकुलेशन मेरे पास है mg tan ऑफ थीटा। mg को मैं वेट लिख रहा हूँ और ये हो गया tan ऑफ थीटा। लेट्स से दिस इज अवर इक्वेशन नंबर सेकंड। अब f डैश का कैलकुलेशन करना है, तो f डैश में फिर से वैसे ही किया जाएगा कि चलिए हम ऐसा रखते हैं, ये तो हमारा हो गया f का कैलकुलेशन। अब कुछ और डाटा भी देखते हैं कि क्या क्या हमें गिवन है। मान लेते हैं कि ये जो डेंसिटी है ना, ये उस ऑब्जेक्ट की डेंसिटी है जिसका चार्ज q है ना, q चार्ज है ना हमारे पास, है ना। तो ये हमारे पास जो हमारे पास पॉइंट चार्जेस हैं उनकी डेंसिटी है, इसकी ये रो लिख रहा हूँ मैं इसकी। और लिक्विड की जो डेंसिटी है वो सिग्मा है, ठीक है, सिग्मा इज़ द डेंसिटी ऑफ लिक्विड। तो ये ऑब्जेक्ट जिसका चार्ज q है, ठीक, इतनी बात क्लियर होगी, दो डेंसिटीज हैं। अब जो mg होगा, mg को क्या लिखा जा सकता है, मास को क्या लिखा जा सकता है, हमें पता है डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम लिखते हैं। तो मास को लिखा जा सकता है डेंसिटी इंटू वॉल्यूम इक्वल्स टू मास। इसका मतलब ये जो वेट लिखा गया है, mg लिखा गया है, mg को मैं क्या लिख सकता हूँ, mg को लिख सकता हूँ रो वॉल्यूम इंटू जी, ये हो गया वेट, है ना। वेट की जगह हम डेंसिटी की टर्म में ऐसा लिख सकते हैं। और जब कोई ऑब्जेक्ट लिक्विड में रखा होता है तो उसका वेट बदल जाता है, तो एपरेंट वेट कितना होगा, तो एपरेंट वेट ऑफ ऑब्जेक्ट इन लिक्विड, है ना। तो एपरेंट वेट हमें देखना पड़ेगा।
एपरेंट वेट कैसे कैलकुलेट करते हैं? एपरेंट वेट होता है कि जो एक्चुअल वेट होता है उसमें से अपथर्स्ट को माइनस कर दो, है ना। तो एक्चुअल वेट माइनस अपथ्रस्ट, ऐसे, है ना। एपरेंट वेट को मैं W डैश लिख रहा हूँ, एक्चुअल वेट मेरे पास आ गया W, और अपथ्रस्ट कितना होगा यार, है ना। बायंट फोर्स कितना एक्सपेक्ट कर रहा है, अगर आपको याद हो 11th क्लास में, तो बायंट फोर्स कितना होगा, बायंट होगा रो वी जी, रो होगा डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, तो रो वॉल्यूम इनटू जी, है ना। तो अब ये एक्चुअल वेट तो था, ये डेंसिटी वी जी माइनस रो वी जी, इस तरह से आ गया एपरेंट वेट हमारे पास। चलिए ये दोनों बातें क्लियर होगी, एपरेंट वेट भी पता लग गया हमें। अब एफ डैश कैसे होगा, जैसे हमने एज एफ इक्वल्स टू दिस, सिमिलरली एफ डैश जो होगा ना बेटा, वो होगा डब्ल्यू डैश टेन ऑफ थीटा, ठीक। अब एफ डैश और एफ की वैल्यूज पुट कर दो, हमें ये पता लग जाएगा इक्वेशन फर्स्ट से। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट के का कैलकुलेशन क्या होगा, के का कैलकुलेशन है एफ अपॉन एफ डैश, सो एफ अपॉन एफ डैश, एफ का वैल्यू है डब्ल्यू टेन थीटा और एफ डैश का वैल्यू है डब्ल्यू डैश टेन थीटा, टेन थीटा से टेन थीटा चले गए, ये डब्ल्यू अपॉन डब्ल्यू डैश। अब डब्ल्यू डैश कितना है, वो है डेंसिटी रो जी माइनस सिग्मा वी जी, ऐसे, फिर इसको ऐसे लिखा जाएगा, डेंसिटी वी जी माइनस सिग्मा वी जी, वी जी वाली टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी, तो के का कैलकुलेशन क्या आएगा, रो डिवाइडेड बाय रो माइनस सिग्मा। सो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर ऑफ दिस प्रॉब्लम, दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर ऑफ दिस प्रॉब्लम। आई होप कि बड़ा ही क्लियर सा मैंने आपके सामने ये बात रखी है, आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आया होगा कि कैसे इसको हैंडल किया जाता है जब भी इस तरह का सिस्टम लिक्विड में रखा जाता है। थर्ड एग्जाम्पल भी है इसकी, थर्ड एग्जाम्पल थोड़ी कंसेप्चुअल सी है, वो भी देख लेते हैं। एग्जाम्पल थर्ड सेम पैटर्न पे है, इसीलिए यहाँ पर बताना सही रहेगा। एग्जाम्पल थर्ड कहता है कि अगर सेम सिस्टम जो एग्जाम्पल फर्स्ट में हमारे पास सिस्टम था, उसको ग्रेविटी फ्री स्पेस में रख दिया जाए, इफ द अबव सिस्टम इज प्लेस्ड इन ग्रेविटी फ्री स्पेस, ग्रेविटी फ्री स्पेस ना, तो एंगल कितना हो जाएगा थ्रेड्स के बीच ना, व्हाट इज द एंगल, थ्रेड्स के बीच कितना एंगल हो जाएगा और टेंशन कितनी हो जाएगी ना, तो ये क्वेश्चन है। सबसे पहली बात है बेटा कि ग्रेविटी फ्री स्पेस है, तो इस पे mg एक्ट नहीं करेगा, तो इसका मतलब डायग्राम इस तरह से हैंगिंग सिचुएशन में नहीं रहेगा, ग्रेविटी भी नहीं एक्ट कर रहा, बायंट फोर्स भी नहीं एक्ट कर रहा, सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन ही एक्ट करेगा। तो उस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन के कारण दोनों चार्जेस मैक्सिमम सेपरेशन पे होंगे, ये भी एल लिखा जाएगा, ये भी एल लिखा जाएगा, एक चार्ज यहाँ पर होगा, एक चार्ज यहाँ पर होगा, क्योंकि कोई भी ग्रेविटी एक्ट नहीं कर रही है ना, तो फोर्स इस पे इधर लगेगा और टेंशन इस पे इधर लगेगा ना। तो ये F कितना होगा, F तो हो जाएगा के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2L स्क्वायर, तो ये हो जाएगा के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4L स्क्वायर। सो यही टेंशन के बराबर था, यहाँ पर यहाँ से क्या आया, इक्विलिब्रियम सिचुएशन में F इक्वल्स टू टी होगा ना, तो F इक्वल्स टू टी जब मैं लिखता हूँ तो ये मेरे पास आ गया के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4L स्क्वायर। चलिए टेंशन तो पता लग गया, अब डायग्राम से आप क्लियरली देख सकते हैं एंगल भी कितना होगा ना, तो यहाँ से ये थीटा का वैल्यू कितना हो गया 180 डिग्री। सो व्हाट इज़ द एंगल, एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री, और टेंशन टी आपने कैलकुलेट कर लिया के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4L स्क्वायर। सो दिस इज़ द रिक्वायर्ड आंसर ऑफ दीज टू पार्ट्स। आई होप कि आपको ये छोटी सी क्लिप पसंद आई होगी, 3 न्यूमेरिकल आपके सामने रखे थे ना, बड़े आसान से थे, लेकिन अगर आप
फर्स्ट टाइम अटैम्प्ट करेंगे तो ये आसान नहीं लगेंगे, आप अटक जाओगे। फर्स्ट अगर कर भी लोगे लेकिन सेकंड वाले में तो ऑब्वियसली आप अटक जाओगे, सेकंड वाला आपसे नहीं हो पाएगा और सेकंड वाला ही एग्ज़ाम में पूछ लिया जाएगा। ठीक है, तो आप इनकी प्रैक्टिस करिए, मिलते हैं नए लेक्चर में। विश यू ऑल द बेस्ट, बाय बाय।